पाण्याची बॉटल बाहेर आहे. Okay guys, I'm back. Just check is volume and everything okay. I will see any chance of मैं आपके लिए क्या क्या कर सकती हूँ वो मैं give me a day's time, let me just think and then accordingly we'll do it. Okay, चलो गाइज AMT जिसको डिटेल में देखना होगा, AMT में कोई अमेंडमेंट नहीं है, सिर्फ AMT में यही एक पॉइंट है या AMC के लिए प्लीज़ ICI का न्यू बुकलेट इज़ इनफ. हैव यू गाइज डन द न्यू बुकलेट? ट्राई किया है आपने? यस तो मेरा ऐसा प्लान था कि कुछ सिलेक्ट क्वेश्चंस करा दूँ मैं आपके साथ. सो दैट वाज माय प्लान, बट लेट मी सी हाउ इट वर्क्स आउट. सो माय प्लान वाज टू टेक सम सिलेक्ट केस स्टडी क्वेश्चंस डिस्कस विथ यू. नाउ इनफ कितना करके जाओगे, है ना? चलो join in fast guys, let's get started now. Tips for passing. Yeah, so your tax में tips बहुत मुश्किल वाला काम है बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है. कंबाइंड क्वेश्चंस और केस स्टडीज़ आप सॉल्व करो. कंबाइंड क्वेश्चंस जितना फोकस करोगे बहुत अच्छा है आपके लिए. चलो अब मैं बैक सिखाऊंगी. बैक पे मुझे कंबाइंड क्वेश्चन सिद्धांत वाला एक क्वेश्चन है जो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके मॉड्यूल से वो करवा दूँ आपको. Let me just check my position. Yeah, yes, so this is okay. Yeah, you can use some short forms of course. Under section तो common short form है, वो आप use कर ही सकते हो. चलो guys, let's get started. Focus करिए. हम लोग करेंगे 115 बैक अभी. हाँ, now this is very 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 important, super duper important amendment, that is back. Now please understand, ऑप्शन टू पे टैक्स एट कंसेशनल टैक्स स्लैब्स. ये ऑप्शन किसको अवेलेबल है गाइज? दिस इज एन ऑप्शन 115 बैक. दिस इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल एंड HUF, राइट? सो ये किसको अवेलेबल है? इंडिविजुअल एंड HUF. सो दिस इज ऑप्शन अवेलेबल टू इंडिविजुअल एंड HUF. उनको ये ऑप्शन होता है 115 बैक का. नाउ सो फर्स्ट दिस इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल एंड HUF. नाउ व्हाट इज दिस? प्लीज अंडरस्टैंड. They have to pay tax in respect of their total income. So you have to pay tax in respect of your total income. Guys, very very important, ये normal slabs के को ऑप्शन है. normal slabs. Now what is your normal slabs? आपको ladder system याद आ रहा है 0 to 250. Yeah, so do you remember your ladder system? Now please focus करिए. मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस चैट में नहीं चाहिए. जो चीज़ सिखा रही हूँ उस पर पहले फोकस करिए क्योंकि मैं जो सिखा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्या आपको नॉर्मल स्लैब्स याद आ रहा है क्या? 0 to 250. हाँ, एंड देन लैडर सिस्टम याद आ रही है क्या? सीढ़ी चढ़ने का याद आ रहा है क्या? 250 to 5 lakhs. यस, 5 lakhs to 10 lakhs and above 10 lakhs. Do you remember this? You remember this? Of course we remember it, ma'am. And you can't afford to forget it. Now against this you have an option of 115 back. You don't have back का option for special rates. Back is not applicable for special rates guys. मतलब 111A का जो कैपिटल गेन्स है वो वैसा ही रहेगा. 112A का जो LTCJ है वो वैसा ही रहेगा. विनिंग्स 30% ही रहेगा दोनों ऑप्शन में. This is a substitute or interchangeability only for the slabs.
ये लैडर सिस्टम का इंटरचेंजेबिलिटी है, तो ये आप पहले समझ के लो. सो दिस इज द इंटरचेंजेबिलिटी फॉर द लैडर सिस्टम. दिस इज द इंटरचेंजेबिलिटी फॉर लैडर सिस्टम. यस, सो 0 to 250, 250 to 5 lakhs ये है. इसके बदले आप दूसरा लैडर सिस्टम यूज कर सकते हो. तो लैडर 1 है और लैडर 2 है. सो आई हैव 2 लैडर्स. सो देयर इज 1 लैडर जो हम इतने टाइम से सीखते आ रहे हैं, आप ऐसे ही सॉल्व करते आ रहे हो, और ये लैडर 2 है जो अभी गवर्नमेंट ने दे दिया. ये लैडर 2 है अंडर 115 बैक. दिस इज नॉट कंपल्सरी, दिस इज ऑप्शनल. Guys, you can't use this ladder 1 or ladder 2. Do we use ladder 1 for long term capital gain? No. Do we use it for winnings from lottery? No. Similarly, I can't. Special rates के लिए नहीं है, ये normal rates के लिए. So guys, this is the tax under the normal slabs. तो ये टैक्स आपका नॉर्मल स्लैब्स के अंदर है. yes, so you have this tax under normal slabs. Yes, so you have this tax under normal slabs, or you have 115 back. That's the option. That's it. तो that's the option. दो लैडर के अगेंस्ट, एक लैडर है या दूसरा लैडर है, बस इधर भी लैडर ही है, 115 बैक में भी लैडर ही है, बिल्कुल. तो लैडर के अगेंस्ट लैडर का ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं है, स्पेशल रेट के लिए नहीं है. नाउ व्हाट इज द ऑप्शन फॉर लैडर? सिंपल है. लैडर के लिए ऑप्शन क्या है? लैडर के लिए ऑप्शन ये है कि अप टू 250 वो सेम है. सबसे इंपॉर्टेंट बात लैडर बैक का मैं वो आपको बताऊंगी, पहले सुनिए आप प्लीज फोकस करिए और समझ के लीजिए. 2.5 लाख से लेके आगे यहाँ पे इनकम में यू हैव टू ऐड 250. हर जगह पे आपको 250 जोड़ते जाना है और 5% टैक्स में जोड़ते जाना है. ये आपका लैडर सिस्टम है, और आपको 15 लाख तक पहुंचना है और टैक्स स्लैब में 30 से पहुंचना है. सो प्लीज अंडरस्टैंड, पहला 250 0, फिर 2.5 लाख जोड़िए, इधर 2.5 जोड़ने का, इधर 5 जोड़ने का, इधर 2.5 लाख ऐड करने का, इधर 5 ऐड करने का, इधर 2.5 ऐड करने का, इधर 5 करने का. मैम ऐसे कब तक करने का? जब तक आपका इनकम 15 लाख तक नहीं आता, और यहाँ पे टैक्स 30% आ जाएगा, बिल्कुल. सो व्हाट इज दिस लैडर सिस्टम? दिस इज द ऑप्शनल लैडर सिस्टम अंडर 115 बैक. मैम ऑब्वियसली वी वुड लाइक टू टेक दिस. रुक जा, डोंट जंप टू कंक्लूजन इमीडिएटली. अंडरस्टैंड, एक हाथ से बेनिफिट दिया, दूसरे हाथ से छीन भर भर के ले लिए, बेनिफिट्स भर भर के ले लिए. यस, सो आई एम गोइंग टू डू 115 बैक, एंड आई विल डू वन एडिशनल क्वेश्चन. सिद्धांत वाला क्वेश्चन है. अगर आपके पास मॉड्यूल होगा कहीं पे, प्लीज उस क्वेश्चन को डाउनलोड कर रखिए, या फटाफट से कोई अभी चैनल तो नहीं है हमारा कोई, हाँ तो बट यहाँ पे मैं स्क्रीन पे मॉड्यूल खोलूंगी तो हम देखेंगे. सिद्धांत वाला एक क्वेश्चन है, कंबाइंड प्रॉब्लम्स कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम, जो मॉड्यूल में है वहाँ से मैं ये करवाऊंगी ये क्वेश्चन. तो ये कंडीशन फिर ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो प्लीज आप फोकस करिए. एट द फॉलोइंग कंसेशनल रेट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस. ना व्हाट इज इट? 2.5 लाख में 2.5 लाख ऐड करो तो 5 लाख हो गया. यस, और नेक्स्ट 250 द टैक्स रेट इज, हाँ पहले 250 पे 0, और अगला 2.5 पे 5%, और 2.5 लाख ऐड करो उस पर 10, और 2.5 ऐड करो उस पर 15, और 2.5 ऐड करो उस पर 20, और 2.5 ऐड करो उस पर 25, और 15 लाख तक आ जाओगे तो 30% टैक्स. दिस इज द लैडर सिस्टम हियर. Okay, this is optional. Now this 250 is same for all assessees. लिख के लो, this 2,50,000 is same for all assessees. माने सीनियर सिटीजन हो, हाँ वो लैडर सिस्टम और नॉर्मल में है कि सीनियर सिटीजन तो 3 लाख, वेरी सीनियर तो 5 लाख. यहाँ नहीं है. आप आपके खुद के लॉज और ये मत बनाओ, हम एक्ट पढ़ने आए हैं, हाँ बनाने नहीं आए हैं. सो दिस इज सेम फॉर ऑल असेसीज, बी इट सीनियर और बी इट वेरी सीनियर. तो भले ही आप सीनियर हो या वेरी सीनियर हो, लैडर सिस्टम ऐसा ही रहने वाला है. सेम फॉर ऑल असेसीज, सीनियर वेरी सीनियर जो भी है आपके लिए. 115 बैक का लैडर सबके लिए सेम है 250. सो फर्स्ट 250 0%, नेक्स्ट 250 5%, नेक्स्ट 250 10%, नेक्स्ट 250 15, 20, 25, 30 पे रुक जाना है. ओके, डू यू गेट दिस? यस. ना क्या आपको करना पड़ेगा? यू हैव टू फोरगो सर्टन बेनिफिट्स, यू हैव टू गिव अवे सर्टन बेनिफिट्स. गाइज व्हाट आर दीज बेनिफिट्स? आई क्विकली रीड इट आउट एंड आई टेल यू मे बी चैप्टर वाइज या हेड वाइज कि कौन से आपको ये फोरगो करने पड़ेंगे. यस, तो आपको कौन से ये फोरगो करने पड़ेंगे ये समझ के लेते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड. यस, तो 115 बैक में आपको कुछ बेनिफिट्स लेने हैं, टेक अवे करने. यू कांट क्लेम LTC. नाउ सी दीज फर्स्ट सेक्शंस दैट आई एम गोइंग टू कवर, दीज आर गोइंग टू बी फ्रॉम द चैप्टर ऑफ सैलरी. तो आपको हेड वाइज आप ध्यान में रखो ना, कौन सा नहीं मिलेगा, कौन सा मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, वैसे आप समझ के लो. तो सैलरी 10,500 का सैलरी आपको नहीं मिलेगा.
दैट इज लीव ट्रैवल कंसेशन, सो यू विल नॉट गेट। LTC का बेनिफिट आप नहीं ले सकते। हाँ, अगर आपको बैक में जाना है, सॉरी LTC नहीं लेना, HRA नहीं लेना, अयो ये बहुत खतरनाक और बड़ा है। HRA तो कॉमन होता है ना गाइस, HRA इज वेरी कॉमन, सो यू कांट क्लेम HRA का एग्जम्पशन। हाँ, तो मैम हमें दोनों वर्किंग करनी पड़ेगी, क्या कौन सा बेटर है हमको कैसे समझेगा? दोनों वर्किंग करना पड़ेगा। येस, यू विल हैव टू डू बोथ द वर्किंग। सो वन यू विल हैव टू डू अ वर्किंग, one you will have to do a working where 115 so you will have to do this HRA का वर्किंग, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, LTC नहीं मिलेगा। देन 10-14 के कुछ एग्जाम्पशंस है, ये जो अलाउंसेस होता है ना आपके, यूनिफॉर्म अलाउंस, डेली अलाउंस, यस, तो ये आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। एजुकेशन अलाउंस, यू विल नॉट गेट दीज बेनिफिट। सो यहाँ पे क्या क्या आता है, लाइक दिस इज एग्जाम्पल है यहाँ पे, यूनिफॉर्म अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, यू कांट क्लेम दीज अलाउंसेस के बेनिफिट्स। यस, तो ये जो आपके बेस्ड ऑन खर्चा plus based on amount specified, these allowances you can't take. Guys, you will have to try and remember it head of income wise, so it's easy to do it head of income wise. So understand यहाँ पे example uniform allowance नहीं मिलेगा, education allowance नहीं मिलेगा, daily allowance का जो exemption मिलता है MPs और MLAs को वो भी नहीं मिलेगा। So daily allowance का exemption जो मिलता है MPs और MLAs को वो भी नहीं मिलेगा। Then 1032 माइनर का इनकम जो मिलता है ना 1500, तो ये कहाँ पे, ये क्लबिंग वाला। सो क्लबिंग से भी कुछ बेनिफिट आपसे छीन लिया। सैलरी में से मेजर तो HRA, अरे सैलरी के रुको, हाँ मेजर ये भी है, सेक्शन 16, ये सेक्शन वाइज दिया है। तो ये सैलरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि यू कांट क्लेम स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो यू कांट क्लेम स्टैंडर्ड डिडक्शन। सो डिडक्शन अंडर सैलरी, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड PT, अगर आपको बैक लेना है भाई आपको फोरगो करना पड़ेगा। तो सैलरी में क्या क्या फोरगो करना पड़ेगा, LTC फोरगो करना पड़ेगा, HRA फोरगो करना पड़ेगा, कुछ अलाउंसेस फोरगो करने पड़ेंगे, डेली अलाउंस फोरगो करना पड़ेगा। 1032 का एग्जाम्पशन जो माइनर का होता है 1500, ये तो खैर छोटा है तो चल जाएगा, 1500 ही है, ठीक है, कोई सोच भी सकता है। बट गाइज ऑफकोर्स 10AA का डिडक्शन है, तो SEZ वाला जो आप डिडक्शन लेते हो 10AA का, ये भी आपको फोरगो करना पड़ेगा, ये भी आप क्लेम नहीं कर पाओगे। सेक्शन 16 डिडक्शन अंडर सैलरी, ये मेजर है, इट्स अ मेजर कंसर्न गाइज, बिकॉज 50,000 है। सो इससे उलट पुलट हो सकता है कभी, फिर शायद ऑप्शन 1 ही बेटर आ जाए, मतलब जो हमारा एग्जिस्टिंग ऑप्शन है वो ही बेटर आ जाए। इतने सारे आप बेनिफिट्स फोरगो करोगे और फिर कंसेशनल टैक्स रेट लोगे, तो शायद कभी कभी ऑप्शन 1 बेटर आ सकता है। येस, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये HP में एक ही है, HP में है इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली SO प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट फॉर LO। सो प्लीज आप यहाँ पे नोट कर लो कि HP वाला जो इंटरेस्ट है 24B, ओनली इंटरेस्ट फॉर SO प्रॉपर्टी नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। दैट मीन्स मैम इज LO अलाउड? येस, दैट मीन्स LO का इंटरेस्ट विल बी अलाउड, इंटरेस्ट फॉर LO DLO इज अलाउड, ऐसा नोट करो प्लीज। सो इंटरेस्ट किसका मिलेगा, LO प्रॉपर्टी का मिलेगा, DLO का भी मिलेगा, 24B नहीं मिलेगा इंटरेस्ट। मैम उधर के डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा क्या HP वाला? हाँ नहीं है इस लिस्ट में, 24A नहीं है, तुम खुद से मत ऐड करो। डिडक्शन कहाँ का काटा है, 16 का। सो सैलरी में ये सब किया, और HP में क्या आपसे छीन लिया, 24B का बेनिफिट लिया, वो भी सिर्फ SO प्रॉपर्टी के लिए, ये HP में। आगे ये जो दिया है ये PGBP से। तो आपको गाइज व्हेन आई एम वाज टीचिंग इन May 21 का रेगुलर क्लास डूइंग न्यू रिकॉर्डिंग्स, आई couldn't have taught this 115 back in the first chapter. How can it come in the first chapter? Because when the deductions हम छीन रहे हैं आपसे वो सब चैप्टर्स में है, so I have to first finish all the chapters and then I will say ये छीन लो, ये छीन लो, ये छीन लो, और फिर कंसेशनल रेट दे दो। तो सैलरी से सबसे इंपॉर्टेंट LTC गया, HRA गया, ये मेजर होते हैं, कुछ एजुकेशन अलाउंस गया है, यूनिफॉर्म अलाउंस गया है, वो 1014 वाले अलाउंसेस गए हैं। उसके बाद 1032 तो छोटा ही है, वो 1500 वाला वो चला गया। फिर 10AA एक बड़ा है, येस दिस इज अ मेजर पॉइंट, दिस इज अ बिग पॉइंट, SEZ का बेनिफिट लेना। सेक्शन 16 ऑफ सैलरी इज अ बिग पॉइंट, HP में से एक ही बेनिफिट गया, 24B गया, वो भी सिर्फ SO प्रॉपर्टी के लिए गया, LO DLO के लिए नहीं गया है। नाउ PGBP में क्या गया है, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, एंड साइंटिफिक रिसर्च के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस वाले हैं ना, व्हेन यू गिव कॉन्ट्रीब्यूशंस, वैसे भी अभी कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह गाइस सब 100% ही है। हाँ, सो ये कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह क्या है,
100% है, 100% ही। अभी व्हेन यू गिव डोनेशन टू अ नेशनल लेबोरेटरी, यू गिव डोनेशन टू सम इंस्टीट्यूट, तो आपको कितना डिडक्शन मिलता है ना, यू गेट 100% का डिडक्शन मिलता है। तो ये भी अभी डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे 35 वाले कॉन्ट्रीब्यूशन वाले, 35 AD नहीं मिलेगा। ओहो, 35 CCC आपके सिलेबस में नहीं है, ये एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट के लिए, ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, बट ये नहीं मिलेगा बेनिफिट। 57 फैमिली पेंशन का स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये आ गया IOS चैप्टर। तो आप जैसे चैप्टर वाइज लर्न करोगे तो इजी रहेगा। सैलरी से सेक्शन 16 ले लिया, सैलरी से LTC ले लिया, HRA ले लिया, कुछ थोड़े से अलावेंसेज ले लिए, यस, और उसके बाद HP से 24B ले लिया, वो सिर्फ SO के लिए ले लिया। PGBP में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। हाँ, नॉर्मल पे उन्होंने बोला है रेस्ट्रिक्टेड टू 40%, यस। सो नॉर्मल में बोला गया अगर आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन लेना चाहते हो कहीं पे भी आपका डेप्रिसिएशन का रेट 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। तो आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन 40 होगा, एडिशनल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है बाबा। फैमिली पेंशन का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना फैमिली पेंशन वाला 15,000 और 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, ये नहीं मिलेगा। फिर आगे डिडक्शंस, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। चैप्टर 6 के डिडक्शन ही नहीं मिलेंगे। सो 80C to 80U को काट डालो, सिर्फ 2 डिडक्शन अलाउ किए। 80CCD2 गाइज, 80CCD2 इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री। 80CCD2 ये किसका कॉन्ट्री की बात हो रही है, दिस इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री की बात हो रही है, यस, वो मिलेगा, उसको टिक है। 80JJA को टिक है, यस। सो दिस इज डिडक्शंस। तो ये सारे आपको HP हो गया, सैलरी हो गया, PGBP, IOS से एक ही निकाला फैमिली पेंशन, और डिडक्शन से सारे डिडक्शंस हटा दिए, सारे डिडक्शंस हटा दिए, सिर्फ 2 डिडक्शंस अलाउ किए, मैंने टिक किया। 80CCD2 इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री गाइज, 80CCD2 इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री टू नेशनल पेंशन स्कीम NPS। देन 80JJAA, ये भी एक डिडक्शन है, 80JJAA भी एक डिडक्शन है, ओके ये भी मिलता है, वो एम्प्लॉयर वाला, नए एम्प्लॉयर्स ऐड करने के लिए। नाउ अगर कोई भी लॉसेस भी है ना गाइज, एनी लॉसेस दैट रिलेट टू अबाउट डिडक्शंस, वो सेट ऑफ नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपके HP में अगर लॉस आ रहा है, जैसे HP में लॉस आ रहा है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, दैट लॉस के नॉट बी सेट ऑफ। सो सर्टन लॉसेज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ, ओके। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट सर्टन लॉसेज आर नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ। 1 minute, हाँ गाइज। सो सर्टन लॉसेज आर नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ। वो भी कौन से भाई लॉसेज, जो ऊपर के डिडक्शन, जो ऊपर के डिडक्शन नहीं अलाउ कर रहे, जैसे एडिशनल डेप्रिसिएशन। हाँ, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन, एक सेकेंड ना, वो मुझे यूट्यूब की चैट नहीं दिख रही है, 1 मिनट। एक मिनट, मेरा यूट्यूब का चैट नहीं खुल रहा है, तो मैं आपको देखने, आपकी चैट्स नहीं देख पाऊंगी। जस्ट अ मिनट। इंस्टॉलिंग व्हाट? One minute. I need to see your chats. No, हाँ, got it. Yes. So now understand. Those losses which will not. So any loss under the head, please understand. The losses while computing the total income set off of any loss, carry forward or depreciation of earlier year, if such loss or depreciation is attributable to deductions referred above. So 35 AD की वजह से लॉस आ रहा है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। और अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी विथ एनी अदर हेड ऑफ इनकम वुड नॉट बी अलाउड। सो कुछ ऐसे लॉसेज हैं जो आपको कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ करना अलाउ नहीं होगा। यस, तो ये लॉसेज जो है, ये सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड, जनरली दिस इज रिलेटिंग टू अबाउट थिंग्स ओनली, अबाउट डिडक्शंस ओनली। ये लॉसेज आपको सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करना अलाउ नहीं होगा। Normal depreciation would be restricted to 40%. Additional depreciation cannot be claimed. So guys, can I claim normal depreciation? Yes, but it should be restricted to 40. तो most of the cases वैसे भी additional normal depreciation का rate 40 है। एक ही जगह पे अभी जो नया ब्लॉक आया है hiring of vehicles, वहाँ पे 45 हो गया है। So that will be restricted to 40. Can you claim additional depreciation? And the answer is no, you cannot claim additional depreciation. So you're going to claim normal depreciation, you cannot claim additional depreciation. Do you understand that?
यस अच्छा मैम ये मैंने कब तक एडिशनल पॉइंट्स ये नहीं अभी करेंगे. हाँ ये इंपॉर्टेंट है. टाइम लिमिट. व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर ऑप्टिंग फॉर दिस? व्हेन शुड आई चूज दिस? व्हेन कैन आई चूज फॉर दिस? ना प्लीज अंडरस्टैंड आई कैन चूज इंडिविजुअल और HUF है अगर यू आर नॉट हैविंग बिजनेस एंड वन यू आर हैविंग बिजनेस. तो यहाँ पे आपको PGBP वाला इनकम नहीं है और यहाँ पे आपको PGBP वाला इनकम है. PGBP. So if you don't have PGBP income, you can choose it while filing the returns. So आपके पास ये चॉइस है रिटर्न भरने तक. तो इनफैक्ट अभी क्लाइंट्स का एक एडिशनल काम हो गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कि हमें चूज करना है कि ऑप्शन 1 इज बेटर और ऑप्शन 2 इज बेटर. सो यू हैव अ चॉइस दैट कौन सा ऑप्शन बेटर है. बट येस यू कैन चूज द ऑप्शन इन 1 ईयर एंड नॉट चूज इट इन अनदर ईयर. सो ईयर 1 ऐसा हो सकता है कि आपने बैक ऑप्ट किया, हाँ चलेगा. ईयर 2 शायद आपने सोचा कि चलो बैक नहीं चाहिए तो चलेगा क्या, हाँ चलेगा. कैन आई गो इन एंड आउट ऑफ बैक? यस यू कैन. हॉप इन एंड हॉप आउट ऑफ बैक? यस यू कैन. So year 3 again I decided I want to go in for back. Yes you can do so. Is it possible in this scenario? Yes. But guys you don't have that option in PGBP. Yes but you don't have that doubt in PGBP. Let us understand PGBP में क्या है. सी इज़ वेरी डिफिकल्ट. एक बार एडिशनल डेप्रिसिएशन लेने का, एक बार नहीं लेने का, फिर वो WDV कैलकुलेट करने का. इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. सो इफ़ यू आर एन इंडिविजुअल और HUF who's under PGBP, please understand this option once exercise would apply for subsequent years. आपको बैक से निकलना है, एक ही बार निकलना है, फिर दोबारा एंट्री अलाउड नहीं है. हाँ सी इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. इट्स नॉट दैट ईजी. देखो डेप्रिसिएशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, एडिशनल मिलेगा. सो ये बैक जो है PGBP के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. अरे कौन सा बेनिफिट देना है, नहीं देना है, बुक्स कैसे मेंटेन करने, इट बिकम्स डिफिकल्ट. सो वी से ओके गाइज इफ यू आर नॉट इनटू PGBP you play with it, we have no problem. Opt for it, opt out of, come in, go out, no problem. But if you are having PGBP वाला income, please don't play with it. एक बार choose कर लिया तो remain in back for the subsequent years. So choose it in the first year, choose it wisely, go to your chartered accountant, discuss with him. If you feel yes you want to go in for back, opt for back. If you feel there's no need to go in for back, do not opt for it. But the option can be withdrawn only once. माने अगर आपने AY 21-22 में पहला ईयर ही है ना अभी, तो आपने 115 बैक चूज कर लिया. नाउ नेक्स्ट ऑल ईयर्स यू विल हैव टू फॉलो 115 बैक. लेकिन एक आध ईयर में आपको लगा नहीं यार ये बैक बहुत परेशानी है, इतने सारे बेनिफिट्स ले लियो और हम निकाल देते हैं, then you can opt out. You can opt out of back. Re-entry not possible. Re-entry not possible. So once you opt out na guys, re-entry जो है it is not possible. Not possible. So आपको re-entry हम नहीं देंगे. This is for assessees who are into business and profession. So do you have any doubt relating to this? Now if I am a salaried person, I can opt in, opt out, opt in, opt out. But if I am into PGBP, I don't have that choice. I am into PGBP, I don't have that choice. Go in, remain in it. Withdraw करना है, एक ही बार बाहर आ सकते हो, फिर एंट्री वापस नहीं मिलेगी. सोच समझ के डिसीजन लेना. Yes. So in this, do you have any doubt? Option 1 से exercise दिया. So I'll first solve सिद्धांत वाला question. मैं वही सोच रही हूँ गाइज, मेरे रेगुलर क्लास में से सिद्धांत और ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है. शुड आई पुट अप दोज दैट पार्ट टुमारो सो यू कैन वॉच इट एंड देन इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क. तो मैंने ये वाला क्वेश्चन, एक सिद्धांत वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाया है. कल अगर मैं वो आपको प्री रिकॉर्डेड लगा दूंगी तो वो चल जाएगा, तो फिर मैं अभी बची हुई अमेंडमेंट्स कंप्लीट कर पाऊंगी. सो आई कैन कंप्लीट द रिमेनिंग अमेंडमेंट्स विथ योर. हाँ तो कैसे हो जाएगा, अभी 8 बजने को आया तो आई टेक 1 आवर टू कंप्लीट द रिमेनिंग अमेंडमेंट्स. हाँ ये जूम करूँ क्या? ओके आई विल जूम. या इट्स पॉसिबल ना, इट इज़ पॉसिबल फॉर मी टू जूम. तो क्या होगा, सी
सिद्धांत, आई वांट टू डू विच क्वेश्चंस, तो मैं आपको बता देती हूँ मैं दो कौन से क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी। ये मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं कट पेस्ट, बट एडिटिंग करने में वो एक आध, अगर कल मुझे मिल गया लेक्चर तो कल, नहीं तो परसों, तो यूट्यूब पे चला दूंगी, तो दैट लेक्चर यू कैन वॉच। सो ये दो क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे, आपके सिद्धांत और वो, तो एएमटी वाला क्वेश्चन। सो सिद्धांत और एएमटी वाला क्वेश्चन अपलोड हो जाएगा, और अभी 1 घंटा है तो अमेंडमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये अमेंडमेंट्स का पार्ट 2 हो जाएगा। पार्ट 3 में मैं 2 क्वेश्चंस करा दूंगी, तो वो 2 क्वेश्चन जब करा दूंगी तो आप देख लेना, तो वो रेगुलर बैच के कराए हुए लेक्चर्स है, तो इट विल बी अवेलेबल। तो क्या हो जाएगा फिर, पेंडिंग कुछ नहीं बचेगा। देन अमेंडमेंट से आगे आई कैन फोकस ऑन एमसीक्यू बुकलेट, आपके साथ अगर डिस्कस करना है, कुछ कंबाइंड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, या कोई रिविजन लेना है, देन आई कैन सिट एंड डू दैट। यस, जीएसटी अमेंडमेंट्स, देयर आर हार्डली एनी अमेंडमेंट्स। मेजर अमेंडमेंट्स नवंबर 20 की जो है वही कैरी फॉरवर्ड हो रही है, सो आई विल गिव यू अ लिंक ऑफ दैट लेक्चर, प्लस थोड़े से ही अमेंडमेंट्स है जो मैं अलग से मंडे को रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगी। सो मोस्टली आई विल टेक इट ऑन माई चैनल PKD। या सो लेटर आई कैन डू दैट, सो आई कैन जस्ट फोकस ऑन अदर थिंग्स। तो कल या परसों में मैं लगा दूंगी। यू कैन ऑल हैव दिस व्हाट्सएप नंबर्स मेरे सेव करके रखिए, तो यहाँ पे हम स्टेटस लगा देते हैं 78878 और 75075। सो दिस इज़ 1 नंबर, व्हाट्सएप नंबर, और 8007715015। तो गाइज यहाँ पे अगर आप सेव करते हो तो यहाँ पे हम जनरली एनी अपडेट्स और कहाँ क्या हो रहा है, तो आई विल put that on the WhatsApp status, so you will get to know, so communication becomes easier, correct? Plus we have a Telegram channel का लिंक, वो भी मैं इस नंबर्स के WhatsApp पे डाल दूंगी, तो वहाँ पे कुछ भी कम्युनिकेशन होता है, so you will get to know, so please note down these numbers। so are you all agreeing कि ये 2 questions मैं कल लगा दूँ? तो अभी मैंने बैक आपको समझाया, और प्लस मैंने आपको so कौन से 2 questions मैं करा दूँगी मैं आपको अभी बता देती हूँ। यस, तो वो मैंने निकाल के रखा हुआ है। एक सिद्धांत वाला क्वेश्चन है, सो कल के लेक्चर, कल या परसों के लेक्चर में सिद्धांत, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी, फ्रॉम मॉड्यूल कंबाइंड क्वेश्चंस, मॉड्यूल का कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम है 8.48, ये मैं एक सॉल्व करूँगी। और जो यहाँ पे दिया है, यहाँ वाला एक जो क्वेश्चन अमेंडमेंट्स के नोट में दिया है, वो दोनों क्वेश्चंस आई हैव एनीवे सॉल्व दिस बोथ क्वेश्चंस विथ माय रेगुलर बैच, तो वहाँ वाले लेक्चर्स मैं कल प्ले कर दूंगी। तो अभी मैं आपको, यस आई विल रिवाइज द अमेंडमेंट्स वंस अगेन, यस आई विल। सो लेट मी फिनिश TDS TCS वाला एक जो चैप्टर बचा है, और फिर मैं एक बार अमेंडमेंट्स रिकैप करा दूंगी, तो 9 सवा 9 तक फिर लेक्चर खत्म हो जाएगा। सो ये पार्ट 2 होगा। सो इन शॉर्ट अमेंडमेंट्स विल बी इन 3 पार्ट। पार्ट 1 हैज ऑलरेडी बीन टेकन, part 2 is today's lecture, and in part 3 guys you will be yes, so part 3 is Siddhant and 2 questions on 115 back and AMT that I will do. So that is how you will have to do it. तो ये होगा part 3. So amendments आपके ये 3 part में होंगे, part 1, part 2 and part 3. Is that clear? Okay. So let me go ahead with the amendments. So back मैंने बता दिया, ये question 4 भी पार्ट 3 में रिकॉर्ड होगा। पार्ट 3 में ये प्लस सिद्धांत वाला क्वेश्चन, सिद्धांत वाला क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन 7 फ्रॉम द मॉड्यूल, question 7 from the module, and that is 8.48. yes, and GST amendments you must watch my November 20 वाला जो GST का amendment का lecture है वो आप watch करिए, and plus एक new lecture I will record it and I will put it up on Monday. Okay, so new lecture plus a new lecture, this is how you have to watch for GST. Okay, चलो, so let me go ahead. एडवांस टैक्स में कोई अमेंडमेंट नहीं है, ना मैम TDS का आपने पूरा ही क्यों दे दिया? पूरा इसलिए दे दिया, अमेंडमेंट नहीं है गाइस, पूरा अमेंडमेंट नहीं है, अमेंडमेंट बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में, तो TDS को भी अभी टाइम नहीं लगेगा। TDS TCS कत्यानी गुलप्पा, वाई डू वी हैव फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन? डजेंट मैटर, उससे क्या फ़र्क पड़ता है?
because of such kind of exceptional condition, some student is asking me a doubt, ma'am why do we have this doubt? You should be having in earlier, ये amendment का doubt नहीं है. So 182 days or more, and second भी हम बोलते हैं 182 days or more and 365 days or more, right, in the last 4 years. सो इसकी अमेंडमेंट की वजह से एज गुड एज सेकेंड कंडीशन इज नॉन ऑपरेशनल, ऐसा लॉ में ये बोला गया है कि हमारी इस कंडीशन की वजह से लगभग सेकेंड कंडीशन है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यस ऐसा बोला है. क्या फ़र्क पड़ता है? तो कर ना 182 ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, ये इसकी ज़रूरत ही नहीं है अमेंडमेंट 2 की. क्या फ़र्क क्या पड़ता है आपको इससे? कुछ नहीं. अमेंडमेंट ऐसा किया है कि 60 को काट डालो और उधर 182 करो बस. तो ये अमेंडमेंट 60 को काट डालो और 182 करो, उससे सेकेंड कंडीशन, ये जो सेकंड कंडीशन है ये नॉन ऑपरेशनल और इलॉजिकल हो गई है, विच इज ओके. व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू अस? ओके फोकस ना, पे अटेंशन. राइट नाउ मैंने टीडीएस का आपको क्यों दिया? पे अटेंशन. 194 ओ पे कुछ क्वेश्चन नहीं है, होगा तो मैं आपको बता दूंगी ना. प्लीज़ पे अटेंशन, लिसन. पहले आज अमेंडमेंट्स पे फोकस करने दो, अमेंडमेंट्स मेरे फिनिश होने दो, तो एक काम खत्म हो जाएगा, फिर मैं क्या क्या रिवाइज कराऊंगी आपको बोल दूंगी, ठीक है. सो मे बी टुमारोज डे आफ्टर वीकेंड, सैटरडे संडे, आई जस्ट टेक अ कॉल, मैं आपके साथ क्या क्या कर सकती हूँ, ठीक है. हाँ प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन करना फिर मेरे लिए ईजी हो जाएगा. पेन ड्राइव स्टूडेंट्स और इनके लिए अलग है. तो ये नंबर्स मैंने दिए हैं, व्हाट्सएप नंबर्स, इनको आप सेव करके रखिए, तो इनके व्हाट्सएप स्टेटस पे बहुत सारे अपडेट्स हम देते रहते हैं. कहाँ थंडरस्टॉर्म आ गया भाई? हाँ चलो. नाउ गाइस ये मैंने आपके बेनिफिट के लिए पूरा का पूरा दे दिया है. रीज़न क्या है मैंने पूरा क्यों दिया? अभी ध्यान दीजिए, मुझे बीच में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, अमेंडमेंट्स मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज़. सो माई टारगेट इज़ टू फिनिश दी अमेंडमेंट्स नाउ. ना बात क्या है, सैलरी में कोई अमेंडमेंट नहीं है. 2-3 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स यहाँ पे क्या है. एक, देयर इज अ न्यू सेक्शन. तो पहले 2 नए सेक्शंस है जो आपको समझने हैं. सो न्यू सेक्शन एक 194O है. देयर इज अ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट इन 194N. ओके सो 194O नया है, इट्स अ न्यू सेक्शन. 194N में एक अमेंडमेंट आया है. आपको 194K याद रखना है बिल्कुल. एंड यू विल हैव टू रिमेंबर डिविडेंड वाला, दैट इज़ 194. सो मेरे हिसाब से ये एंड 194C वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में अमेंडमेंट है. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी है ना, टीडीएस में काफ़ी है. देखो आप, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज टीडीएस ऑन डिविडेंड वगैरह. सो ये टीडीएस डिविडेंड पे, भाई इसके पहले डिविडेंड टैक्स फ्री होता था तो टीडीएस कटता ही नहीं था. अब डिविडेंड टैक्सेबल हो गया तो टीडीएस कटेगा. पहले एक ओवरऑल आप पिक्चर ले लो. यस तो ओवरऑल आप पिक्चर ले लो. पहले क्या क्या यहाँ पे नोट करना है. टीडीएस में काफ़ी अमेंडमेंट्स है, दैट इज वाई आई हैव गिवन यू कंप्लीट चार्ट. तो आपको आपका ओल्ड चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं है. फोकस ऑन दिस, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग अबाउट टीडीएस ओवर हियर ओनली. नाउ व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड गाइज, 194O ये एक नया सेक्शन आया है, ये ई कॉमर्स के लिए है. सो ई कॉमर्स के ऊपर जो भी सेलर्स इनकम अर्न कर रहे हैं उनका टीडीएस ई कॉमर्स ऑपरेटर ने कट करना चाहिए. लाइक अमेजॉन मस्ट डिडक्ट टीडीएस ऑफ, इफ आई एम सेलिंग सम प्रोडक्ट ऑन अमेजॉन, आई एम अर्निंग इनकम बिकॉज ऑफ अमेजॉन, सो एट सोर्स मेरा टीडीएस कटना चाहिए. सो दैट इज वाई द ई कॉमर्स ऑपरेटर शुड डिडक्ट माई टीडीएस, विच इज क्वाइट लॉजिकल. सो 194O आया है विच इज फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर. 194N पहले से ही था, कैश विड्रॉवल्स, उसमें एक अमेंडमेंट आया है. 194K एंड 194 ये डिविडेंड वाला है. दिस इज ऑल्सो डिविडेंड ऑन यूनिट्स. सो एनी इनकम ऑन यूनिट्स अदर देन कैपिटल गेन. तो आपको कोई भी यूनिट्स, म्यूचुअल फंड्स हो, किसी यूनिट्स पे इनकम अर्न कर रहे हो, उस पर 194K का टीडीएस कटेगा. 194 टीडीएस कटेगा डिविडेंड पे. ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई ये सेक्शंस बिकॉज अभी डिविडेंड हैज़ बिकम टैक्सेबल. इनकम ऑन यूटीआई, इंटरेस्ट ऑफ यूटीआई, डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स, लेट इट बी डोमेस्टिक कंपनी, लेट इट बी फॉरेन कंपनी, गाइज दिस इज all taxable, this is all taxable, right?
नो, फर्स्ट आई एम गोइंग टू फोकस ओनली ऑन अमेंडमेंट्स, आई फिनिश द अमेंडमेंट्स। तो अमेंडमेंट्स के बाद टाइम बचता है तो टीडीएस रिवाइज करा दूंगी, अगर नहीं बचा और आपको चाहिए कि मैं टीडीएस का चैप्टर रिवाइज करा दूं तो मैं वो करा दूंगी आपके साथ, ठीक है। सो टीडीएस के चार्ट्स में एक बार पूरे रिवाइज करा दूंगी, उसकी चिंता मत करिए आप ना, पहले फोकस करिए प्लीज़। सेक्शन 194O इज ई कॉमर्स के लिए नया सेक्शन आया है। 194N अमेंडमेंट है। तो मैम पूरा चार्ट रिवाइज करिए, वो छोड़ो, पहले जो मैं पढ़ा रही हूँ अमेंडमेंट उस पर तो फोकस करो, जो अमेंडमेंट है वो तो सीख लो पहले। हाँ, सो 194K 194 आपको पक्का चांसेस है हाई इस पे क्वेश्चन आने के। 194C में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स की डेफिनेशन चेंज हो गई है। 194J में ऐसा प्रॉब्लम है, अभी चेंज हुआ है कि टेक्निकल फीस पे टीडीएस का रेट है अभी 2%। सो टेक्निकल फीस पे टीडीएस का रेट बना है 2%। सो ओवरऑल पहले तो आप सम अप करो कि भाई अगर टीडीएस पढ़ना है तो एग्जैक्टली नया क्या है। तो 194O एक नया सेक्शन है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर माने अमेजॉन जैसे ऑपरेटर्स, जहाँ पे सप्लायर्स कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं, वो कुछ इनकम अर्न करते हैं, उनका टीडीएस कटना चाहिए। 2 194N है, 3 194K, 4 194 ये डिविडेंड वाले इनकम है, यस। 194C का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन चेंज हुआ है। दिस इज प्योरली आई विल कवर द अमेंडमेंट्स, देन इफ यू वांट टीडीएस रिवीजन मैं करा दूंगी आपका, ठीक है। हाँ, सो 6 पॉइंट इज 194J, दैट इज योर टेक्निकल फीस पे टीडीएस का रेट अभी हो गया 2%। हाँ, सो टेक्निकल फीस पे टीडीएस का रेट 2% हुआ है। अर्लियर व्हाट वाज द रेट गाइस, अर्लियर इट वाज 10%, तो 10% को काट डालो और 10 की जगह पे टेक्निकल फीस के लिए टीडीएस का रेट हो गया 2%। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन अमेंड हुई है और वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। उसके बाद 7 पॉइंट है टू होम, ये कॉमन पॉइंट है, ये सब जगह एप्लीकेबल हुआ है, काफ़ी सारे सेक्शंस अफेक्ट हुए इसकी वजह से। टू होम और आई से टू विच इंडिविजुअल्स TDS, which individuals and HUF, आई वॉन्ट यू टू राइट इट डाउन। अगर आपको याद होगा मैंने पार्ट 1 में पहले ही बोला कि आप प्लीज़ चैप्टर वाइज सब कुछ समाप्त करिए, जैसे मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस समाप्त कराया तो ये हमने कराया, तो प्लीज़ आप ज़रा फोकस करिए। नाउ टू विच इंडिविजुअल्स एंड HUF इज TDS प्रोविजन एप्लीकेबल। तो कौन से इंडिविजुअल और HUF को TDS प्रोविजन एप्लीकेबल है। अर्लियर इट वाज एप्लीकेबल, अर्लियर क्या बोला जाता था, अर्लियर इट वाज सेड इफ इन द लास्ट ईयर दे आर कवर्ड अंडर टैक्स ऑडिट, तो अगर उनको टैक्स ऑडिट है तो उनको TDS की प्रोविजन एप्लीकेबल थी। अभी ये काट डाला, ये अर्लियर था। नाउ व्हाट इज द प्रोविजन, नाउ इट सेज इन द लास्ट ईयर देयर टर्नओवर। क्यों मैम, क्योंकि अभी टैक्स ऑडिट से लिंक करके मतलब ही नहीं है। अभी टैक्स ऑडिट का क्राइटेरिया 1 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया, यस अभी टैक्स ऑडिट का क्राइटेरिया 1 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया, तो क्यों अभी लिंक करें टैक्स ऑडिट से, नहीं लिंक करेंगे टैक्स ऑडिट से। सो नाउ इट इज सेड इन द लास्ट ईयर इफ द टर्नओवर exceeds 50 lakhs for profession and 1 crore for a business, then to such individuals and HUF TDS provision shall be applicable. Please note it down. हाँ, पहले ये समाप्त करो तो मैं एक एक कराती हूँ। TDS प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल, मैं जूम करती हूँ तो आप लिख देना फटाफट। चलो सो नोट कर लो, न्यू सेक्शन अगर कुछ कराते वक्त मिस हो गया तो इस लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो 194O लिखो ई कॉमर्स के लिए। 194N अमेंडमेंट आया है। 194K 194 इज डिविडेंड वाला, इनकम ऑन यूनिट्स, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, 194C वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन अमेंड हुई है, रेट्स वगैरह सेम है। जे में टेक्निकल फीस की 2% है। फिनिश राइटिंग, सो गिव मी अ थम्स अप। नोटेड, yes, so please note it down quickly. And to which individuals and HUF is the TDS provision applicable? Earlier it said कि लास्ट ईयर अगर उनको टैक्स ऑडिट है तो TDS लग जाएगा। भाई अभी टैक्स ऑडिट का क्राइटेरिया 5 करोड़ हो गया, इतना हाई हो गया, कभी 1 करोड़ है, तो कैसे हम समझेंगे कि टैक्स ऑडिट आ रहा है कि नहीं। तो अभी हमने डायरेक्टली टर्नओवर बेस्ड लिंक्ड कर दिया है। सो आपको कब मिलेगा, आपको तभी मिलेगा TDS की प्रोविजन ऐसे इंडिविजुअल्स और HUF को इस साल में तभी एप्लीकेबल होगी अगर लास्ट ईयर में उनका टर्नओवर
50 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशन, और बिजनेस के लिए 1 करोड़ के ऊपर है, और बिजनेस के लिए 1 करोड़ के ऊपर है. Yes, now please understand. So I will focus on these sections only. There's no change in, no. Now I will be discussing the entire TDS afterwards. That's a separate revision lecture. Right now the focus is only on amendments. So here is the dividend वाला part. Dividend including dividend on shares. तो मैं अभी 194 डिस्कस कर रही हूँ. हाँ, one change that's there everywhere guys. There's a new rate of TDS. 75% अभी TDS का रेट हो गया. अगर TDS का रेट जैसे 10% था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इन केस ऑफ 14 मई 2020, ये डेट देखो, ये डेट फोकस करो आप, 14 मई 2020 और 31 मार्च 2021. 14 में मतलब ये लगभग कोरोना आ गया मार्च 20 में, और उसके बाद अप्रैल में रहा. फिर हमने कहा अरे यार लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, बिजनेसेस में लॉस हो रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं येस आई विल टेक अ सेपरेट लेक्चर ऑन TDS. I will take a separate lecture on TDS. First let me finish amendments. So please understand कि 14 मई 2020 to 31 मार्च 2021, 14 मई 2020 to 31 मार्च 2021 में क्या होता है, TDS के रेट्स अगर इस डेट के बीच में अगर आपको दिए गए तो प्लीज़, और अगर डेट्स नहीं स्पेसिफाई है मैम, फिर भी डेट स्पेसिफाइड नहीं है तो ये रिड्यूस्ड रेट ही लेने हैं. क्वेश्चन में डेट स्पेसिफाइड नहीं है तो मॉड्यूल में मैंने ऑब्जर्व किया कि दे हैव टेकन अ रिड्यूस्ड रेट्स ओनली. सो जैसे अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का रेट 10 है तो मैम ये 7.5 कैसे आया, सारे रेट 75% कर दिए. क्यों? सो दैट आपका TDS कम कटेगा तो आपके पास पैसे ज़्यादा बचेंगे. कोविड की वजह से वी हैव गिवन दिस बेनिफिट ड्यू टू पैंडेमिक दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ. कोविड-19 का जो पैंडेमिक चल रहा है उसके चलते TDS के रेट स्लैश कर दिए गए. दे हैव बीन रिड्यूस्ड फॉर ऑल. Somewhere they haven't been reduced, so I have given you old as well as new rates. So that is why the complete chart has been given, so there is no confusion. क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, confusion चाहिए नहीं अपने को. Now interest on securities में कोई amendment नहीं है. Dividend पे earlier the rate was 10, now it is 7.5. But I feel this is important. So अगर 5,000 is the threshold limit for individuals for any mode other than cash. ओके, सो एनी मोड अदर देन कैश दिया तो 5,000 तक TDS काटने की जरूरत नहीं है. डिविडेंड पे उसके ऊपर TDS कटेगा. सो ऑन डिविडेंड आई मस्ट डिडक्ट TDS एट 10%. द रिड्यूस्ड रेट इज 7.5%. रिड्यूस्ड रेट अप्लाइज फ्रॉम 14 मई 2020 फॉर ऑल to 31st March 2021. Ma'am, if this date is given in the question कि हमें पता चला dividend was given in June 2020. So is it in this period? देखो June 2020 आया तो is it in this period? Yes, it is in this period. So June 2020 में आपको रिड्यूस रेट लेना है 7.5. आपको रिड्यूस रेट लेना है 7.5. बट मैम डेट दिया ही नहीं है. You assume it is the reduced rate and write a note that due to the pandemic, ऐसा ही है, due to the pandemic the TDS rates have been reduced to 75% from 14th May 2020 to 31st March 2021. तो एग्जाम में अगर डेट नहीं दिया गया, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको रिपीट कर रही हूँ, एग्जाम में अगर TDS की डेट्स, ट्रांजैक्शन कौन सी डेट को हुआ, अगर डेट दिया है तो शाबाश, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. क्योंकि 14th मई 2020 टू 31st मार्च 2021 तक यू हैव टू टेक द रिड्यूस्ड रेट. और इसके बाद हाँ, अगर डेट दिया ही नहीं है तब भी आपको रिड्यूस रेट ही लेना है. 194A में नो, हाँ, दिस इज द चेंज 6 पॉइंट, ये कॉमन चेंज है, कॉमन पॉइंट 6 point says individual and HF whose turnover or gross receipts in the preceding year does not exceed 1 crore or 50 lakhs are not liable to deduct TDS under this section. I told you that 1 crore and 50 lakhs वाला individual and HF के लिए common है across various sections. Okay. 194B में no change, इसमें कोई change नहीं. Contractor, this is a star, very very important. 194C में, हाँ, 194C में क्या होगा, I will take because TDS seems to be like टेरर चैप्टर फॉर मैनी ऑफ यू ऑल, तो मैं TDS पे एक रिविजन लेक्चर ले लूंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स अ कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट फॉर एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्टिंग, ये सब ठीक है.
Now Finance Act 2020 has amended the definition of works contract saying that अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर बना रहा है और उसके जो रॉ मटेरियल है कस्टमर या उसके रिलेटिव ने सप्लाई किया तो ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. सो अगर मैं आपके लिए शर्ट बना रही हूँ या अगर मैं आपके लिए डायरीज बना के दे रही हूँ, सो आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ शर्ट्स, you are giving me the raw material. You means you are the customer. Customer is giving me the raw material. So I purchase the raw material from customer और customer के relative से. Ma'am, who is the relative of customer? Same relative who is covered under 48(2)(b of PGBP. So same customer who is covered under 48(2)(b of PGBP. 48(2) वाला relative वाला. सो अगर कोई सप्लायर है, सो कस्टमर के हिसाब से मैं आपके लिए आपके स्टाफ के लिए मैं शर्ट्स बना के दे रही हूँ. आपके फैक्ट्री में सबके लिए यूनिफॉर्म है, सो यू वांट अ शर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कलर, पर्टिकुलर फैब्रिक, सो यू से फैब्रिक मैं ही देता हूँ, मेरे से ही लेना या मेरे रिलेटिव से लेना. हाँ, तो मैंने अगर कस्टमर के लिए शर्ट्स बनाए उसके कस्टम के हिसाब से, उसको जैसे चाहिए वैसे, एंड प्लस जो मटीरियल है आई बॉट इट फ्रॉम कस्टमर या उसका एसोसिएट, तो मैंने कस्टमर से ही मटेरियल या उसके एसोसिएट से मटेरियल खरीदा तो ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और इस पे टीडीएस कटेगा 1% या 2%. हाउएवर वर्क विल नॉट इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग इफ द मटेरियल इज परचेज फ्रॉम एनी अदर पर्सन. तो मैंने कस्टमर या उसके रिलेटिव से नहीं खरीदा, किसी और से खरीदा, तो क्या ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? नहीं, फिर ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. फिर ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. सो अगेन लेट अस अंडरस्टैंड, इफ आई बाय वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट, रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट, केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट, furniture contract, everything comes under works contract. But if I make something for you customized, like shirts बनाए, आपके लिए डायरीज बनाई, तो डायरीज के लिए जो मटेरियल लगता है, शर्ट के लिए जो फैब्रिक लगता है, अगर मैन्युफैक्चरर ने वही मटेरियल कस्टमर से खरीदा, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा. सो मैन्युफैक्चरर मेड शर्ट्स एंड फॉर द शर्ट ही परचेज द फैब्रिक फ्रॉम द कस्टमर. टोटल बिल वॉज 5 lakhs. On this 5 lakhs you will have to deduct TDS because as per the amendment of AY 21-22 this will be treated as works contract. Ma'am, again okay, again वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पे, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे 1% या 2% टीडीएस कटता है, इसमें कोई चेंज नहीं है. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में चेंज हुआ है. व्हाट इज द चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट? इफ आई मेक शर्ट्स और मेक सम मटीरियल फॉर यू एंड आई मेक फॉर मेकिंग द शर्ट एंड मटीरियल फॉर यू आई purchase the raw material from the customer or customer's relative. So I purchase the raw material from whom? Customer or customer's relative. हाँ, तो मैंने customer या उसके relative से raw material खरीदा, फिर ये works contract होगा. For example, supplier, मैंने 5 लाख का तुमको बिल दिया, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ. हाँ, सो यू पेड मी 5 lakhs फॉर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. व्हेन इट विल बी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट? व्हेन आई मेड शर्ट्स फॉर यू, मैंने स्टिचिंग करके दिया और शर्ट्स की स्टिचिंग के लिए जो मटेरियल है मैंने तुमसे ही खरीदा, कस्टमर से या कस्टमर के रिलेटिव से. सो गाइज इट विल बी ट्रीटेड एज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड इस पर टीडीएस कटेगा. हाँ, अगर मैंने मटेरियल कस्टमर से नहीं लिया, कस्टमर के रिलेटिव से नहीं लिया, किसी और से लिया, तो ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो टीडीएस नहीं कटेगा. परफेक्ट. नाउ आपको पता है कभी कभी कि पैन ना होने पे टीडीएस का रेट 20% हो जाता है. पैन अभी हैज बिकम इंटरलिंक्ड, इंटरचेंजेबल विथ आधार. पैन एंड आधार हैव बिकम इंटरचेंजेबल. तो आपने पैन प्रोवाइड कर दिया, पैन नहीं है तो आधार दे दो, हाँ, तो नॉर्मल रेट पे लगेगा. बट इफ यू डोंट गिव मी पैन, you don't give me Aadhaar also, then I will deduct TDS at 20%. So now PAN is interchangeable with Aadhaar. हाँ, आपको PAN देना है और आपको ये नहीं तो आधार देना है, आधार नंबर देना है आपका. ये फर्स्ट पॉइंट. Payer or individual HUF where the sales or the turnover does not exceed 1 crore during the preceding FY need not require to deduct TDS. तो ये मैंने सम अप किया है, ये बहुत सारे पॉइंट्स में है. गाइज, आर यू देयर विथ मी? गिव मी अ थम्स अप कमांड क्विकली. इंश्योरेंस, इसमें कोई चेंज नहीं है. कमीशन एंड ब्रोकरेज, yes, here there's a change. Individual and HUF whose turnover or gross receipts in the preceding year does not exceed 1 crore or 50 lakhs is not liable to deduct TDS. Yes, yes.
डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये 194H में आया। किसको ये कमीशन ऑफ ब्रोकरेज का प्रोविजन विल नॉट अप्लाई? अगर लास्ट ईयर आपका टर्नओवर 50 लाख या 1 करोड़ के ऊपर नहीं है तो आपको ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या सबको? हाँ। रेंट में कोई चेंज नहीं है, सेम रेंट में वही है। इंडिविजुअल एंड HUF विल हैव टू डिडक्ट TDS ऑन रेंट, विल हैव टू डिडक्ट TDS ऑन रेंट अगर उनका टर्नओवर लास्ट ईयर 1 करोड़ के ऊपर या 50 लाख के ऊपर है। अगर उनका टर्नओवर लास्ट ईयर 1 करोड़ के ऊपर या 50 लाख के ऊपर है इन केस ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन, देन दे विल हैव टू डिडक्ट TDS। ओके, यस। उसके बाद क्या है? IB में नो चेंज, IC में नो चेंज। हियर टेक्निकल फीस, टेक्निकल फीस का रेट हो गया 2%। 2 मतलब उसका रिड्यूस रेट हो गया 1.5। 2 का 75% निकालो, इट विल कम टू 1.5%। 2 का 75% निकालो, इट विल कम टू 1.5%। yes guys, come on, let's complete the amendments, let's not disturb the flow. Let's complete the amendments. I will take a tedious revision for you. Okay, yes। फिर से वही है 1 करोड़ यहाँ पे इंडिविजुअल एंड HUF जिनका टर्नओवर लास्ट ईयर 50 लाख के ऊपर या 1 करोड़ के ऊपर नहीं है, उनको TDS की प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा, उनको TDS का प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा। राइट, यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। इनकम 194K, इनकम ऑन यूनिट्स अदर देन कैपिटल गेन। कैपिटल गेन्स कब होता है? जब आप यूनिट्स बेचते हो और खरीदते हो, कैपिटल गेन होता है। बट वो कैपिटल गेन पे TDS नहीं कटेगा। अभी यूनिट्स पे आपको डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, तो TDS कटना चाहिए। नाउ इंटरेस्ट ऑन UTI बॉन्ड्स, all the income from UTI units, dividend on units, mutual fund units, everything is going to be taxable and from AY 21-22। AY 21-22 से डिविडेंड भी टैक्सेबल, यूनिट्स ऑफ UTI वाला डिविडेंड टैक्सेबल, उस पर इंटरेस्ट मिला टैक्सेबल, आपको म्यूचुअल फंड्स पे कुछ डिविडेंड मिला गाइज, दैट ऑल्सो विल बी टैक्सेबल। यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes Rajni, love you all the students, I just hope you are benefiting from all this now। so इस पे 7.5% कटेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट इज 5000। थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है बच्चा? 5000 के ऊपर। डिविडेंड के लिए भी थ्रेशोल्ड लिमिट है 5000। सो अबव 5000 इफ देयर इज एनी थिंग यू विल हैव टू डिडक्ट, TDS हैज टू बी डिडक्टेड अंडर 194K। समझ में आ रहा है क्या? यस, ठीक है। कुछ बच्चों को केस स्टडीज चाहिए, कुछ बच्चों को TDS का रिवीजन चाहिए। ओके, केस स्टडीज भी मैं करा सकती हूँ, ठीक है। नाउ 194N में अमेंडमेंट है। यस, 194N में अमेंडमेंट है, फोकस करिए। 194N में कैश विड्रॉल अबाउ 1 करोड़ पे TDS कटता है। सो इफ बैंक हैज टू डिडक्ट द TDS, हु हैज टू डिडक्ट द TDS? सो बैंक इज गोइंग टू डिडक्ट TDS। नाउ डोंट टेल मी मैम मैम PGVP ऐसे कर करके तुम लोग मुझे सारा ही चैप्टर्स बोल दोगे। सो आई विल गो बाय द मेजॉरिटी। सो आई थिंक फ्यू केस स्टडीज आई विल चूज, आई विल गिव यू द लिस्ट, आई विल गो थ्रू देम, आई विल से फ्यू, आई विल डिस्कस विथ यू। येस, आई विल डू दैट एंड TDS रिविजन में करा दूंगी। सो दैट मच एटलीस्ट आई कैन डू। उसके बाद देखेंगे कितना टाइम है, कैसे है, तो मैं करा दूंगी। बैंक विल डिडक्ट TDS, यहाँ पे TDS कौन डिडक्ट करेगा? बैंक विल डिडक्ट TDS। यस, 194N पे कैश विड्रॉल पे TDS डिडक्ट होता है गाइज। हु डिडक्ट्स दिस TDS? इट इज अ बैंक हु डिडक्ट्स TDS, राइट। नाउ 1 करोड़ TDS हैज टू बी डिडक्टेड ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एन में। बाकी सेक्शंस में ऐसा नहीं होता। जैसे अगर इंटरेस्ट के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 है और मैंने आपको 15,000 इंटरेस्ट दिया है ना, तो या बैंक का लेते हैं, बैंक का TDS का थ्रेशोल्ड लिमिट 40,000 है, तो बैंक ने आपको 40,000 नहीं, बैंक ने आपको 50,000 पे किया। सो ऑन एंटायर 50 TDS हैज टू बी डिडक्टेड। येस, बट ओनली फॉर दिस कैश विड्रॉवल्स यू हैव टू डिडक्ट TDS ओनली ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़। तो आपने आप ही के करंट अकाउंट से बैंक से कैश निकाला। सी स्टूडेंट्स, ये वाला सेक्शन इंट्रोड्यूस करने का गवर्नमेंट का इंटेंशन ये नहीं है कि हमें टैक्स मिले या TDS एट सोर्स मिले। कभी कभी TDS डिडक्ट करके या TCS के ऊपर भी गवर्नमेंट का इंटेंशन होता है कि इन्फॉर्मेशन मिले। सो गवर्नमेंट चाहती है कि उनको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिले।
So government in this case also wants information, so government is saying that we need to have information कि किसने किसने 1 करोड़ के ऊपर कैश निकाला है, भाई क्या किया तुमने कैश का। हम चाहते नहीं है कि कैश का ट्रांजैक्शन हो। हाँ, ये याद रहे, आपके लिए 1 करोड़ का लिमिट है, कुछ लोगों के लिए लिमिट 20 लाख कर दिया है। हाँ, कुछ लोगों के लिए लिमिट क्या कर दिया है, 20 लाख। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने लास्ट 3 सालों के रिटर्न्स नहीं भरे। सो अगर आप ऐसे हो जिन्होंने लास्ट 3 साल के रिटर्न्स नहीं भरे, एक भी रिटर्न नहीं भरा आपने 3 सालों में, तो आपके 20 लाख के ऊपर विड्रॉवल पे ही टीडीएस कटेगा। कैश विड्रॉल 20 लाख के ऊपर ही टीडीएस कटेगा। हु डिडक्ट्स दिस टीडीएस? यस, हु डिडक्ट्स दिस टीडीएस? बैंक डिडक्ट्स दिस टीडीएस। तो निर्मला सीतारामन जी ने बैंक को बोला, भाई चेक करना, तेरा जो क्लाइंट है ना, बैंक से कैश निकाल रहा है ना, उसने अगर लास्ट 3 साल के रिटर्न नहीं भरे ना, तो 20 लाख के ऊपर इस टीडीएस काटना। बैंक बोली, अयो हमको कैसा पता चलेगा? तो इनकम टैक्स ने बोला, डोंट वरी, हम आपको हमारे पोर्टल का इनकम टैक्स का एक्सेस देंगे। लिमिटेड एक्सेस वी विल गिव टू द बैंक वेयर यू कैन सी whether the client has filed the returns for last 3 years, yes or no. And from the income tax portal you will come to know, we will give you a limited access to the income tax site, income tax portal, जहाँ से आप जान पाओगे कि आपके कस्टमर ने लास्ट 3 साल के रिटर्न भरे या नहीं भरे। ओके, so that is the amendment. This limit has been reduced to 20 lakhs where the recipient has not filed returns for all 3 years. All 3 years is to be noted. 1 साल का भी आपने फाइल कर दिया तो आपके लिए 20 लाख का लिमिट अप्लाई नहीं करेगा। तो आपने लास्ट 3 years में से गाइस एक भी साल का रिटर्न नहीं भरा, तो आपको ये प्रोविजन कब अप्लाई होगा? टीडीएस का 20 लाख के लिमिट पे ही अप्लाई हो जाएगा। यस, नाउ आपके लिए टीडीएस का रेट होगा 2% अबाउट 20 लैक्स, एंड अगर 1 करोड़ के ऊपर किया तो 5%। यस, तो 20 लैक्स टू 1 करोड़ पे रेट लगेगा 2%, एंड अबाव 1 करोड़ कैश विड्रॉल पे टैक्स का रेट लगेगा, टीडीएस का रेट लगेगा 5%। यस, इफ़ यू आर अ कमीशन एजेंट अंडर एपीएमसी, नो नीड टू डिडक्ट टीडीएस। ये लास्ट बैच का ही है, ये अमेंडमेंट नहीं है। ऑथराइज मनी एक्सचेंज डीलर्स को भी 194N में टीडीएस नहीं कटता। ये भी अमेंडमेंट लास्ट ईयर का ही है, नया नहीं है। दिस इज न्यू दिस टाइम, दैट जिन लोगों ने लास्ट तीनों भी ऑल 3 years रिटर्न्स दे हैव नॉट फाइल्ड, फॉर ऑल 3 years प्लीज नोट 20 लाख के ऊपर की कैश विड्रॉल पे 2% टीडीएस और 1 करोड़ के ऊपर की कैश की विड्रॉल पे 5% टीडीएस कटेगा। बैंक हैज टू डिडक्ट योर टीडीएस। 194O, this is a new section. So I have very well summarized TDS for you. I have covered all the amendments. I think if you look at that, that's the best way of summarizing it and doing it. पहले amendment कर लो, फिर हम पूरे chapter को देखते हैं रिवाइज कैसे करना है। 194O is been applicable from 1st October 2020. Nowadays it's e-commerce. You know, now even बाकी सब बंद है, दुकानें बंद है, लेकिन क्या चल रहा है? E-commerce is going on for essential goods and services. Yes, so that's going on. So with effect from 1st October 2020, एनी पेमेंट्स ई-कॉमर्स ऑपरेटर जो पेमेंट करता है, टीडीएस का रेट ज़्यादा नहीं है, 1% है, और रिड्यूस रेट इज 0.75%. सो ई-कॉमर्स ऑपरेटर, सपोज आई पीकेडी traders, okay, so PKD traders is on Amazon and I'm selling some goods. So on Amazon you're selling some goods or services. Now every e-commerce operator, तो PKD को e-commerce operator पैसे देगा, है ना? तो मेरे गुड्स मैंने आपके थ्रू बेचे, किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया, अमेजॉन को पैसे मिले, अमेजॉन मुझे पेमेंट करेगा। कस्टमर विल पे टू अमेजॉन, अमेजॉन विल पे टू मी। जनरली ऐसा होता है। वेरी रेयरली इट हैपन्स दैट कस्टमर पेज डायरेक्टली टू पीकेडी ट्रेडर्स, वेरी रेयरली। अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट, प्लीज अंडरस्टैंड इट, इट्स नॉट डिफिकल्ट। नाउ PKD traders is registered on e-commerce operators. Okay, so if I'm trading in some goods, then I will be registered on Amazon, or PKD is also listed on Swapnil Patni Classes. So Swapnil Patni Classes is the e-commerce operator. So students will pay to Swapnil Patni Classes, Swapnil Patni Classes will make the payment to me. So when Swapnil Patni Classes makes the payment to me, they are supposed to deduct my TDS under 194O. TDS must be deducted at the rate of 1%. TDS must be deducted at the rate of, guys, 1%. So TDS क्या रेट से कट करना होगा? I will have to deduct TDS at the rate of 1%. Now pandemic में the reduced rate is 0.75%. Pandemic में reduced rate is 0.75%. This is applicable to any small supplier also जो Amazon पे registered होगा, किसी भी e-commerce पे registered होगा। Customer e-commerce को देता है, e-commerce
ट्रेडर को देता है। तो ट्रेडर को जब पैसे मिलते हैं उसका टीडीएस कट होना चाहिए एट द सोर्स ओनली। सो टीडीएस का रेट इज 1%, रिड्यूस रेट इज 0.75%। एग्जाम में अगर आपको डेट्स नहीं पता है रिड्यूस रेट्स कब से कब है, बताओ कब से है? 14th May 2020 to 31st March 2021. 14th May 2020 to 31st March 2021 is the reduced rates. Just 2 minutes, huh? Okay. Yes. So 194 okay जो reduced rates है it is 0.75% guys. बरोबर. Now let us understand यहाँ पे क्या हो रहा है. Yes. हाँ, सो दे आर सेइंग गाइज 1% कटना चाहिए. हाँ, अभी ये आपको याद रखना पड़ेगा. अगर पीकेडी ने अपना पैन या आधार प्रोवाइड नहीं किया, सो पीकेडी ट्रेडर्स ने स्वप्निल पटनी को या पीकेडी एकेडमी ने पीकेडी क्लासेस ने स्वप्निल पटनी को मैंने अपना पैन या आधार नहीं दिया, देन इंस्टेड ऑफ 1% यू विल डिडक्ट टीडीएस एट 5%. देन यू विल डिडक्ट टीडीएस एट 5% and not 20. Normally सब जगह it is normal rate of TDS or 20% whichever is higher. Normal rate of TDS और 20%. अगर मैं पैन नहीं देती हूँ तो मेरा TDS क्या रेट से कट होता है? नॉर्मल रेट और 20% whichever is higher. But e-commerce operator के लिए if I don't give my PAN you must deduct my TDS at 5%. Yes, if PAN और आधार is not furnished. ऐसे छोटे लोग इंडिविजुअल्स और एचयूएफ जिनका टोटल अमाउंट 5 लाख के ऊपर नहीं है उनका टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है. सो वेरी स्मॉल पर्सन जो घर से कुछ छोटी चीज़ें बना रही है, इज मेकिंग सम होममेड कैंडल्स और इज मेकिंग सम डेकोर थिंग्स तो वी वांट टू एनकरेज. तो हम स्मॉल बिजनेसमैन को अफेक्ट नहीं करना चाहते, उनका टीडीएस नहीं काटना चाहते. तो ऐसा कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ है जिसको ई कॉमर्स ऑपरेटर का पूरे साल का पेमेंट 5 लाख भी क्रॉस नहीं कर रहा है, इट्स विद इन द लिमिट ऑफ 5 lakhs, देन देर इज नो नीड टू डिडक्ट टीडीएस. सो अमेजॉन में अभी जैसे लॉकडाउन हो गया तो समबडी थॉट कि अरे मेरा इतनी छोटी सी दुकान है, लोग घर पे आके ऑर्डर्स देते थे, अभी कोई आ ही नहीं रहा है बिकॉज ऑफ कोविड, लेट मी रजिस्टर ऑन अमेजॉन. सो यू गो एंड रजिस्टर ऑन अमेजॉन. अमेजॉन में आपका टोटल सेल 3 लाख का हुआ, तो क्या अमेजॉन ने इस 3 लाख पे आपका टीडीएस काटना चाहिए? आंसर इज नो, दे शुड नॉट डिडक्ट योर टीडीएस. So there is no need to deduct TDS if you are an individual or HUF whose total payments do not exceed 5 lakhs during the year. Of course, but as an individual, मेरा 3 लाख का ही सेल हुआ, but I must give you my PAN और आधार. Nowadays everybody has an आधार, yeah, come on. Everybody has an आधार. आपके केस में देखो, you all have an आधार but you don't have a PAN. Some of you may not have a PAN but you have an आधार already. My case it was उल्टा, आधार आया बाद में, आधार की प्रोविजन बाद में आई, so I was already having a PAN. सो मैंने बाद में आधार लिया और आधार को पैन से लिंक किया. आपने क्या किया? आपने ऑलरेडी आधार नंबर ले लिया है, आपके पास शायद पैन होगा या पैन नहीं होगा. जब आप पैन के लिए अप्लाई करोगे, आपने आपका आधार नंबर दे दिया तो भी चल जाएगा, आपको पैन एलोकेट हो जाएगा क्योंकि आधार से गवर्नमेंट के पास आपका डेटा ऑलरेडी है. दे हैव योर आईडी प्रूफ, दे हैव योर इनकम प्रूफ, दे हैव योर ऑल योर बायोमेट्रिक्स. ओके, आंखों का फिंगरप्रिंट, सब बायोमेट्रिक्स आपके पास, आपके गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पहुंच गए हैं. राइट. सो नाउ TDS shall be deducted on gross amount of sale or services. तो जो भी ग्रॉस अमाउंट है, अगर अमेजॉन मुझे 8 लाख का पेमेंट करती है, तो चलो 5 लाख के ऊपर की बात करेंगे. अमेजॉन मुझे 8 लाख का पेमेंट करती है, तो ऑन 8 lakhs द ग्रॉस अमाउंट दे मस्ट डिडक्ट TDS एट 1%, reduced rate 0.75%. If I do not give them Aadhaar or PAN, then they can deduct it at 5% on the gross amount. Sometimes purchaser or the customer can make the payment directly to e-commerce participant. Ma'am, who is this e-commerce participant? Amazon will be called as e-commerce operator and PKD traders will be called as e-commerce participant. So I am a participant who is selling through Amazon. So e-commerce participant. तो किसका टीडीएस कटेगा? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का टीडीएस कटेगा. कौन काटेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर माने अमेजॉन विल डिडक्ट टीडीएस ऑफ पीकेडी ट्रेडर्स हु इज लिस्टेड ऑन अमेजॉन. डिड यू अंडरस्टैंड दिस?
Yes. Did you understand this? Give me a thumbs up for 194O. Yes, give me a thumbs up for 194O. So यहाँ पे मैंने TDS सम अप करवाया है, आप वो देख लो. मैं TCS कराती हूँ and hardly any amendments now. So another 15 or 20 minutes I'll be able to finish the amendments का lecture. Part 3 will be problems. So guys see, I had told you and exactly वही amendments आए हुए हैं, तो मैंने आपको करेक्टली सम अप करवाया है. यहाँ पे 194O ई कॉमर्स एक जगह पे लिस्ट करो, लिखने से कॉन्फिडेंस आता है, वो देख देख के रिवाइज करना भी ईजी हो जाता है. सो प्लीज़ नोट इट डाउन. 194O इज ई कॉमर्स ऑपरेटर. 194N में अमेंडमेंट हुआ, 20 लाख का लिमिट कर दिया. जिनको लास्ट 3 साल में उन्होंने रिटर्न्स नहीं भरे उनको 20 लाख के ऊपर भी बैंक को बोला गया कि प्लीज डिडक्ट देयर TDS एट 2% ऑन ऑल कैश विड्रॉल्स अबाव 20 lakhs but up to 1 crore, and when they cross 1 crore above 1 crore जो भी withdrawals होंगे deducted at 5%. yes, so ये ऐड किया. वी वॉन्ट पीपल टू फाइल रिटर्न्स. यार इतना बैंक से 20-25 लाख कैश निकाल रहे और रिटर्न्स नहीं भर रहे, ये क्या हद है. हाँ 194K और 194 डिविडेंड के ऊपर अभी 10% माने रिड्यूस रेट अब हो गया 7.5% से आपको TDS कट करना पड़ेगा. उसके बाद वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मैंने आपको रिवाइज करा दी. 194J पे टेक्निकल फीस का TDS का रेट हो गया है 2%. एंड यस, एंड ये कॉमन है. दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉमन अमेंडमेंट. कौन से इंडिविजुअल्स और HUF को ये TDS का प्रोविजन अप्लाई होगा? मैम हमने जो सीखा था लास्ट ईयर, इंडिविजुअल्स एंड HUF वर कवर्ड और दे हैड टू डिडक्ट TDS इफ इन द लास्ट ईयर. इस साल TDS कटेगा कि नहीं डिपेंड्स ऑन लास्ट ईयर. सो लास्ट ईयर अगर मुझे टैक्स ऑडिट है तो मुझे इस साल TDS एप्लीकेबल था. हाँ, आई हैड टू डिडक्ट TDS. बट नाउ टैक्स ऑडिट में अमेंडमेंट आ गया, 1 करोड़ से 5 करोड़ चला गया. हाँ, तो काफ़ी सारे लोग फिर बाहर चले जाएंगे, TDS नहीं काटेंगे. और किसको 1 करोड़ का टर्नओवर, किसी को 5 करोड़ का लिमिट है टैक्स ऑडिट में अभी, है कि नहीं. तो इसलिए हमने सबके लिए कॉमन ही कर दिया. ऐसे इंडिविजुअल्स और HUF जिनका लास्ट ईयर का टर्नओवर इफ इट क्रॉसेज 50 lakhs इफ यू आर अ प्रोफेशनल, इफ इट क्रॉसेज 1 crore यू आर इनटू बिजनेस, देन यू मस्ट डिडक्ट TDS. देन व्हाट यू मस्ट डू, यू मस्ट डिडक्ट TDS. yes, so please note it down guys. This is a common amendment. So I have summed up the amendments that are there in TDS. Actually 194K and dividend वाले sections already थे, but chances है आने के, क्योंकि now this dividend and all this has become taxable, so very high chances of you getting it. So I'll come to TCS. Done, finish writing. So I think good decision we took. That problems anyways मेरे पास solved है, तो I can put that pre-recorded lecture. व्हाट्सएप नंबर्स मैंने दिए, ये सेव करके रखिए. इस पे अपडेट आ जाएगा. अगर वो 2 लेक्चर्स, अभी मुझे वो प्रॉब्लम सिर्फ ढूंढने हैं कौन से लेक्चर में है, उनको कट करके उतना पार्ट यहाँ पे प्ले करना है. तो एडिटिंग कल हो गया तो कल ही लगा दूंगी, अगर कल नहीं परसों हुआ तो परसों वो प्ले कर देंगे. तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपडेट किया जाएगा. और 2 क्वेश्चन कौन से है बोला गया है, तो आप पहले से ही वैसे सॉल्व क्वेश्चन आपके पास रेडी रखो, तो मैं प्रॉपर सॉल्व कराऊंगी आपको. डन. So I'll do TCS now. ये था. हाँ, अमेंडमेंट ये है कि कोविड की वजह से TDS में देखो, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर फंड्स एट द डिस्पोजल ऑफ टैक्स पेयर्स फॉर डीलिंग विद इकोनॉमिक सिचुएशन, COVID-19 पैंडेमिक, द रेट्स ऑफ TDS हैव बीन रिड्यूस फॉर दिस पीरियड. सो ये 75% से कम हो गए रेट्स अभी. दिस इज नॉट एन अमेंडमेंट. TCS के भी रेट्स चेंज हो गए. इन TCS, हाँ, TCS में वी हैव 2 or 3 न्यू सेक्शंस दैट आर इंट्रोड्यूस. थ्योरी काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ना तो मॉड्यूल में है ना कहीं पे भी है, तो आपको इसके ऊपर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे आपको आ सकते हैं. So let us understand this guys. Yes, अल्कोहलिक लिकर पे 1 था तो वो 1 ही रहा है. लिकर को पैंडेमिक में कोई कंसेशन नहीं दिया है. इफ़ यू हैव मनी टू बाय लिकर, यू बेटर हैव मनी टू पे दैट 1% TCS ऑल्सो. येस, इफ़ यू इतना पैंडेमिक में तुम लिकर नहीं छोड़ पा रहे हो, तुम्हारे पास पैसे है लिकर खरीदने का, तो वहाँ पे TCS का रेट कम नहीं करेंगे. बाकी सब जगह TCS का रेट अगर आप कैलकुलेट करते हो, 5 का 75% निकालते हो तो इट कम्स टू 3.75. आप 2.5 का 75% निकालते हो तो इट कम्स टू 1.875. तो ये 75% से रिड्यूस कर दिए गए TCS
के रेट्स भी. यस. Overseas remittance. Now this is the next amendment that has come here is overseas remittance. Now overseas पैसे भेजना, इंडिया के बाहर पैसे रेमिट करना. You may be operating sending money as a tour operator. So for some tour you have bought a tour के लिए, तो आप घूमने के लिए बाहर जा रहे हो इसलिए आप पैसे दे रहे हो इंडिया के बाहर, या आपने कुछ खरीदने के लिए वहाँ पे एजुकेशन के लिए जाते हो. आजकल तो इंडिया के बाहर यू कैन सेंड मनी. अर्लियर इट वाज नो यू कुडंट सेंड मनी. नाउ इट्स बिकम वेरी लिबरलाइज्ड. सो यू हैव दिस लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑफ आरबीआई, जिसके तहत हम इंडिया के बाहर पैसे भेज सकते हैं. इंडिया के बाहर अगर मैंने मेरे बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा तो आई कैन सेंड माई चाइल्ड फॉर स्टडीज़ and I can send money outside India. I'm allowed to do so. Earlier it was very difficult. You had to get permissions of RBI and then do it. Now it's quite liberal. So it's called as liberalized remittance scheme. So overseas अगर आप पैसे भेज रहे हो, गवर्नमेंट का यहाँ पे एक तो है फ़ायदा कि TCS कलेक्ट हो जाएगा, टैक्स मिल जाएगा और हाथों हाथ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. अच्छा, तो बाबूराव जो है अपने बेटे को या कोई एक्स जो है अपने बेटे को भेज रहा है और बाहर उसकी पढ़ाई पे करोड़ रुपया खर्च किया है, 50 लाख का लोन लिया, 50 लाख खुद से पे किया है. अच्छा चलो निकालो उसका कुंडली निकालो, इनकम टैक्स बोलेगी चलो उसका रिटर्न निकालो, कितना इनकम दिखाया, कुछ भी इनकम नहीं दिखाया रे, लेकिन बेटे के लिए 1 करोड़ भेज रहा है बाहर. सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कलेक्ट एज मच डेटा एज इट कैन. सो गवर्नमेंट चाहती है कि हम जितनी इंफॉर्मेशन हो सके सब कलेक्ट कर दे. तो आप ओवरसीज रेमिटेंस कर रहे हो टूर पैकेज के लिए. 1, यू आर डूइंग ओवरसीज रेमिटेंस फॉर अ टूर पैकेज. 2, you are an authorized dealer who is receiving money under liberalized remittance because you are sending money overseas remittance. So either आप टूर के लिए पैसे बाहर भेज रहे हो या जहाँ जहाँ आरबीआई ने परमिट किया है कि हाँ एजुकेशन के लिए भेज सकते हो, वहाँ पे घर खरीदने के लिए इतने अमाउंट कर सकते हो, वहाँ पे बिजनेस के लिए कर सकते हो. तो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हु ऑल इज सेंडिंग मनी. हाँ, सो एन ऑथोराइज डीलर के थ्रू आप पैसे बाहर भेज रहे हो, बैंक के थ्रू आप ट्रांसफर कर रहे हो. सो बैंक आर ऑल्सो ऑथोराइज डीलर जहाँ पे मनी एक्सचेंज होता है. राइट. सो नाउ प्लीज अंडरस्टैंड. सो ओवरसीज टूर पैकेज, आप इंडिया के बाहर टूर पैकेज के लिए पैसे भेज रहे हो, TCS कलेक्ट होगा. आप रेमिटेंस कर रहे हो इंडिया के बाहर, TCS कलेक्ट होगा. बिल्कुल सही. नाउ tour package pay 5% TCS, but there will be TCS will be there only on amounts above 7 lakhs, only on amount above 7 lakhs. तो आपको TCS लगेगा only on amount above 7 lakhs and less than 7 lakhs there will not be any TCS, and less than 7 lakhs guys there will not be any TCS. Now amount, let's see TCS का rate दिया है. Remitted for purpose tour, for purpose other than purchase of overseas tour package. Now other than overseas, up to 7 lakhs is less than 7 lakhs, nil rate of TCS. So up to 7 lakhs you do any kind of overseas remittance, there is no TCS going to be deducted at all up to 7 lakhs. Where the amount is remitted for purpose other than overseas package. So if you are remitting an amount in excess of 7 lakhs, simply understand 5% on the excess amount. So simplified करके लिखो 5% on excess amount. Which excess amount? Excess amount above 7 lakhs. So above 7 lakhs guys, जो भी amount आप remit करोगे उस पे 5% TCS लगेगा. But if you are sending this money by taking a loan from a financial institution, राइट, फॉर एजुकेशन पर्पज़, ये 5 नहीं है, यहाँ पे 0.5% कर दो. यहाँ पे 0.5% का TCS कटेगा. यस, 5% TCS कटेगा ऑन ओवरसीज रेमिटेंस. टूर ऑपरेटर अप टू 7 lakhs TCS नहीं कटेगा. अबाव 7 lakhs अगर आप किसी को भी इंडिया के बाहर रेमिटेंस कर रहे हो तो आपसे TCS कलेक्ट किया जाएगा. सो यू विल हैव टू पे TCS. आर यू ऑल विथ मी? या तो आपसे TCS कलेक्ट किया जाएगा एट 5%. एजुकेशन लोन, बैंक से लोन ले रहे हो, खुद के पैसे नहीं है, बैंक से लोन लेके बाहर इंडिया के बाहर रेमिट कर रहे हो तो TCS लगेगा एट 0.5%, कम लगेगा. बट दिस इज ऑल्सो इन एक्सेस ऑफ 7 lakhs. दिस इज ऑल्सो इन एक्सेस ऑफ 7 lakhs. आई एम ग्लैड दैट lecture has extended, but still a few students are still holding on and they're listening to the lecture. That's really great. So in excess of 7 lakhs, yes, TCS कटेगा at the rate of 0.5%. Yes, now understand.
This you can remember. Third point, no TCS if buyer is central government, state government, embassy. Embassy और government ने इंडिया के बाहर पैसे भेजे तो उनका क्या TCS कट करना है? नहीं. So there is no need to collect TCS when government is remitting money outside India. There is no need to collect TCS. So no TCS when government is only remitting money outside India. बिल्कुल TCS करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल. Now हाँ, दिस इज ऑल्सो अ न्यू. तो यहाँ पे नया क्या आया मुझे बताओ. ओवरसीज रेमिटेंस टूर ऑपरेटर. कंक्लूजन क्या है? ओवरसीज रेमिटेंस टूर ऑपरेटर्स. भूषण तू फाउंडेशन का स्टूडेंट है लेकिन देख रहा है, अच्छी बात है. सो टूर ऑपरेटर, ओवरसीज रेमिटेंस, टीसीएस का रेट क्या होगा? 5% in excess of 7 lakhs. And if it is education के लिए overseas remittance, you have taken a loan, then it will be 0.5% in excess of 7 lakhs. ये TCS के अमेंडमेंट्स है. एंड बाइंग गुड्स. थैंक यू भूषण. बाइंग गुड्स. सो प्लीज अंडरस्टैंड, बाइंग गुड्स ऑफ more than 50 lakhs. You have to have TCS of 1%. So यहाँ पे TCS कौन कलेक्ट करेगा? बायर. बायर seller, sorry, selling goods. Seller will collect money for goods plus collect TCS. Always seller collects, no? Yes. So if you are selling goods of more than 50 lakhs to one party, so on that you have to collect TCS. Yes, on that you have to collect TCS. 1 की जगह पे अभी रेट हो जाएगा 0.75%. सो 0.75% हो जाएगा यहाँ पे. ऋतिक यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा 75%. पढ़ाती हूँ अभी. ये लो TCS सम अप कर दिया मैंने, नोट कर लीजिए आप. ये 1, ये 2 और ये 3. नोट इट डाउन. फिर मैं गुड सेलिंग का आपको कवर अप कराती हूँ. बताती हूँ. सम अप करके लिख के ले, फिर मैं बताती हूँ. डोंट वरी, यू सम इट अप, आई विल टेल यू अगेन. Yes, pay attention now. टूर ऑपरेटर का समझ में आया. 5% इन एक्सेस ऑफ 7 lakhs एंड 0.5% इन एक्सेस ऑफ 7 lakhs. एजुकेशन के लिए आपने रेमिटेंस किया, वो भी लोन लेके. ठीक है. नाउ सेलिंग ऑफ गुड्स. Okay, now pay attention. Sale of goods of value exceeding 50 lakhs. So seller and buyer. Seller is selling goods of more than 50 lakhs. So when you collect goods, collect TCS also. You collect money for your goods. Seller, I am selling goods. चलो buyer मेरे पैसे दे दो, प्लस 1% TCS भी दे दो. हाँ, अब 1 मत देना, 0.75% देना. That's the reduced rate. 0.1 है, सॉरी. हाँ, तो ऋतिक तू करेक्ट बोला यहाँ पे. 0.1 नहीं बेटा, 0.1 इज रिड्यूस टू 0.75. यस. सो 0.1 का 75% इज
0.075%. यस, एक मिनट, तो जो हमने सम अप किया उधर 0.1 कर देते. Yes, 0.1% and reduced rate will be 0.075%. Now please understand. Okay, चलो. So here let's understand. आप इस तरह से डायग्राम बना लो. There is a seller and there is a buyer. Yes, 50 lakhs. So यहाँ पे TCS कलेक्ट करना है. TCS कलेक्टेड बाय सेलर. कौन TCS कलेक्ट करेगा? सेलर. एट व्हाट रेट? एट 0.1%. नाउ रिड्यूस रेट इज, रिड्यूस रेट कितना है? 0.075%. 0.075%. या TCS इज एडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लायर. ऋतिक करेक्ट. सो मैं बोलूँगी गुड्स दो प्लस मेरा TCS दे दो. सो आई कलेक्ट TCS. इन TDS आई डिडक्ट वाइल मेकिंग द पेमेंट. TCS में आई कलेक्ट इट. बिल्कुल सही. On a consideration exceeding 50 lakhs. So it is on the amount in excess of 50 lakhs. So it's on amount received, on amount received in excess of 50 lakhs. ये इसमें बहुत कुछ है. इस ये जो जैसे ये प्रोविजन आया ना 50 lakhs का, इस पे 30 to 40 FAQs है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो इंस्टीट्यूट ने नहीं, CBDT ने क्लैरिफाई किया कि कब काटना है, कैसे काटना है. बट इट इज़ ऑल टू मच फॉर यू एट इंटर लेवल. सो बेसिक आप समझो कि TDS कट करना है 50 lakhs के ऊपर. डीप में कहाँ होगा? ये सब फाइनल में होगा, बिकॉज इट्स अ लिटिल टू मच फॉर यू एट दिस रेट. येस, हैव बीन रिस्टोर्ड. अभी तो प्रोविजन ऑफ रिड्यूस रेट इज टिल 31 मार्च. अभी 1 अप्रैल से हमने नॉर्मल रेट्स अप्लाई कर दिए. 1 अप्रैल 2021 से वी हैव स्टार्टेड डिडक्टिंग TDS एट नॉर्मल रेट्स. येस, दैट वाज एप्लीकेबल ओनली फ्रॉम 14th May to 31st March 2021. 14th May 2020 to 31st March 2021. That's it. Already been restored, Bhushan. Nobody is waiting for COVID to go, and COVID is here to stay. We have to learn to live with it, take a lot of precautions with COVID. Yeah. Last exemptions. 1034 का exemption काट डालो. Dividend was exempt in the hands of shareholders. Yes, 1034 का exemption delete हो गया. Dividend is now taxable. बिल्कुल, dividend अभी taxable हो गया. तो 1034 चला गया, 1035 चला गया. 1035 क्यों चला गया? अरे म्यूचुअल फंड वाला डिविडेंड्स इज नाउ टैक्सेबल, इट्स नॉट एग्जाम्प्ट. अर्लियर म्यूचुअल फंड वाला डिविडेंड वाज एग्जाम्प्ट अंडर 1035. शेयर्स वाला डिविडेंड वाज एग्जाम्प्ट अंडर 1034. अभी ये नहीं है. सो नाउ दीज एग्जाम्पशन वाले सेक्शंस हैव गॉन. यस. 10AA, दिस इज द एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स. एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स ऑफ SEZ. एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स ऑफ SEZ वाला ये 10AA है. यहाँ पे सिर्फ बोला गया है कि जो ऑडिट रिपोर्ट CA सबमिट करेगा 10AA के लिए, ऑल डिविडेंड विल बी टैक्सेबल. भूषण, व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल डिविडेंड? Dividend is fully taxable. What do you mean by small dividend? There is no thing like a small dividend. So his question is, ma'am, will small dividend be taxable? Every rupee will be taxable. Dividend will be added in iOS. That's the amendment I taught you in iOS. So dividend will be added in iOS income. ऋतिक वो अलग बोला है. ऋतिक, दैट इज वैल्यूएशन. GST की वैल्यू की बात हो रही है. वो तू जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ऋतिक इज आस्किंग दैट सेक्शन 15 बेटा. दैट सेक्शन 15 एंड दैट्स राइट. वैल्यू ऑफ TCS में GST को छोड़ के सब ऐड होता है. वो GST वाला सेक्शन है. ये TDS और TCS इनकम टैक्स वाला चल रहा है बेटा. हाँ, तो अगर आपको 10AA का डिडक्शन लेना है तो यू मस्ट गिव अ रिपोर्ट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट. रिपोर्ट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इट मस्ट बी कवर्ड अंडर सेक्शन 44AB. तो ये सेक्शन 44AB माने 30 सितंबर तक ये रिपोर्ट आ जाना चाहिए. सो दिस रिपोर्ट शुड कम बाय 30th September.
सो ये रिपोर्ट कब तक आ जाना चाहिए? दिस रिपोर्ट शुड कम बाय 30th September. ओके, तो ये रिपोर्ट कब तक आना चाहिए? 30th September तक आ जाना चाहिए. यस, सो रिपोर्ट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट अंडर 44AB 30th September तक आपने सबमिट करना चाहिए 10 AA का डिडक्शन. यस, सो गाइज आई एम डन विद द अमेंडमेंट्स. लेट्स हैव अ रिकैप. जो भी एक अमेंडमेंट, आई थिंक एक डिविडेंड वाला पार्ट भी बचा है, दैट ऑल्सो फ्रॉम द रेगुलर, एनीथिंग दैट्स रिमेनिंग, वेरी स्मॉल पार्ट, आई विल पुट इट अप फ्रॉम माई रेगुलर बैच एंड आई विल अपलोड इट इन पार्ट 3. मे बी वो एडिटिंग थोड़ा थोड़ा सब जगह से करके कल की जगह पे परसों भी हो सकता है. आई विल पुट दैट एंड मोस्टली SPC चैनल पे होगा या PKD चैनल पे होगा, तो आई विल लेट यू नो दैट फॉर श्योर. But generally all the amendments are put up here first, right? Of course 2021 वाला है ना, ईयर तो ख़त्म होने दो. मार्च 21 के बाद 30 सितंबर 2021 ही आएगा ना. चलो अमेंडमेंट्स पहले से स्टार्ट करते हैं. आई विल ट्राई टू टेक कंबाइंड प्रॉब्लम्स रिविजन में, जो भी कर पाऊंगी आई विल डेफिनेटली डू इट. यस, ये वाला जो पार्ट है ना डिविडेंड, दिस ऑल्सो आई विल पुट इट फ्रॉम माई रेगुलर लेक्चर. ये भी मैं मेरे रेगुलर लेक्चर से एडिट करके डाल देती हूँ. यस, तो मैंने काफ़ी क्वेश्चंस जहाँ जहाँ पॉसिबल है करवाए आपको. सो आई हैव डन गाइस. PGBP हो, IOS हो, कैपिटल गेंस, कहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो 10% वाला क्लॉज आपको SDV स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में समझना है. 115 बैक और AMT के क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने बहुत अच्छे से उधर भी सम अप किया है. सो आई विल पुट दैट पार्ट अगेन, सो इट विल हेल्प यू अगेन फ्रॉम द रेगुलर क्लास ऑल्सो एंड आई विल पुट इट अप. सो गाइज आई होप दिस अमेंडमेंट हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल टू यू. So I wish you all the very very best for your exams. Part 3 of the amendment will be a pre-recorded lecture which I will put it up on YouTube. Stay tuned on our WhatsApp number so we can connect with you guys and communicate to you. It will be easier for us to connect. Yes, I will also add a link to the Telegram channel so you can just watch it there. So it was wonderful taking these lectures with you. May God bless you and wish you all the best for your exams. Whatever further updates are there, I will soon let you know. Yes, so thank you so much guys. Thank you dear students. I will soon see you in next week. I will come up with something definitely for May 21 students. Yes. So thank you so much. Finally, thank you Jayashree, Tanya, thank you so much. Seelam, Swaran, thank you. Jayashree, thank you guys. Yes. Yes, Ritik, 150 का डिडक्शन चला गया. Ritik, do watch my first part of it, you know. So first part, second part आप अच्छे से watch करो तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा. Nancy, Bipul, Abhishek, Vedika, thank you so much. So I have finally completed my amendments with 2 more questions or 3 simple questions that I will add it up in the part 3. Yes, Amrita, thank you. So guys, see you all. Kuhu, thank you. Thank you all my students and wish you all the best. So I'll stop the streaming and I will see you soon. I will see you soon. Okay? हाँ मैम सुनो ना, बोलो प्रेरणा क्या हुआ. स्नेहा थैंक यू. प्रेरणा जल्दी बोल. मैं जस्ट स्टॉप करने वाली थी और तूने बोला मैम सुनो ना. हाँ बोल बेटा, क्या हुआ प्रेरणा. थैंक यू जयश्री. आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड. आई लव मीटिंग माई स्टूडेंट्स. यस. प्रेरणा आज के दिन में बोलने वाली है क्या बेटा. नथिंग. प्रेरणा साइलेंट हो गई. कहाँ चली गई प्रेरणा. Anyways, my WhatsApp numbers are there. You can connect on these numbers. It takes time for me to reply at times, but I will definitely reply. So Prerna has not said anything. Prerna or anybody who has any queries, my WhatsApp numbers are shared. You can please get to us on these numbers. Thank you dear students. Thank you so much.